सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मौलाना फजल रहमान की जमात की एहतजाजी तहरीक इलेक्शन के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ अब कल से शुरू होने जा रही है और एक के बाद दूसरे शहर वो तहरीक पहुंचेगी। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आना है। हुकूमत की मुसलसल एक कोशिश है कि इन अपोजिशन की जमातों को इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकारी है और वो इस हुकूमत को जाली हुकूमत तस्वुर करती है और इसीलिए वो कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात कर सकते हैं लेकिन हुकूमत से हम मुज़ाकरात करने पर राजी नहीं है। मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे 3 सूबों में उन्हें बड़े शदीद एतराज़ात हैं और कई हलकों को वो खुलवाना चाहते हैं। और जिस हल्के से खुद मौलाना फजल रहमान इलेक्शन हारे, वहाँ से अली अमीन गंडापुर न सिर्फ जीते बल्कि उसके बाद वज़ीर आला के मनसब पर भी वो फाइज़ हैं। और वहाँ के इलेक्शन के हवाले से, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के ये 2-3 जुमले आप सुनिएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि धोखा हुआ है। अब धोखा किसने किया है? क्या वाकई JUI इस बात का इदराक रखती है कि उनके साथ ये धोखा हुआ है या फिर वो मौके पर कायम है कि मैंडेट चोरी हुआ? और न सिर्फ KPK में बल्कि सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हुकूमत अगर उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करती और जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो फिर ये कल से शुरू होने वाली तहरीक कितनी शिद्दत पकड़ सकती है, कितना ज़ोर पकड़ सकती है, आगे कहाँ तक जा सकती है और क्या आगे चलकर ये 2 अलग अलग जमातें जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं एक भी हो सकती हैं? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कामरान साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है ये कह रहे हैं कि आपके साथ आपका मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि ये धोखा हुआ है। अब वो धोखा जिन लोगों के साथ डील हो रही थी, जिस तरह पहले PDM की हुकूमत बनी थी, वो फिर वो उसके ताने बाने उस पूरी सूरत हाल से जोड़ रहे हैं। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम का इस पर क्या मौक़िफ़ है? अली अमीन के बारे में यही कहा जा सकता है कि हुए तुम दोस्त जिसके। तो अली अमीन साहब जो है ना इस जैसे दोस्त होंगे तो यकीनन जो है ना PTI में तो यकीनन जो है ना वो फिर इसी तरह के मामलात करेंगे। वैसे बाय द वे जो है वो कहते हैं कि हम डील नहीं करते, तो वो डील नहीं करते तो जिन दिनों में वो आर्मी चीफ कौम का बाप हुआ करता था और जब इनके लिए जो ना मेंबर जो है ना वो घेर के लाया करते थे, वो लोग नेशनल असम्बली के भी और सेनेट के भी और बाकी सूबाई असम्बलियों में भी, तो उन दिनों के बारे में इनका क्या ख्याल है कि उन दिनों में जो ना वो ढील होती थी कि क्या धोखा होता था, क्या होता था? तो अली अमीन साहब ने कह दिया कि वो अपना हल्का खुलवाने के लिए तैयार हैं और हल्कों के लिए कर लें। मैं उनको खत लिख रहा हूँ कि ये हल्के हैं और ये अगर आप जो ना वो इस तरह के मीडिया स्टेटमेंट्स देते हैं तो ये हल्के खोल दीजिए। हमारा मुतालबा सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पूरा हो जाएगा। आप चीफ जस्टिस को खत लिखिए, चीफ जस्टिस को जो है वो ये कहिए कि जी ये इसमें एक कमीशन अपॉइंट कर दें और इसकी कापी जो है इलेक्शन कमीशन को कर लीजिए ताकि जो है ना ऐसा कमीशन बन जाए और उसके बाद जो है ना वो कम अज कम 20-25 हल्के जो है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में खुल जाए, आपके सामने सारा दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो कामरान साहब चलें, ये अभी तैमूर साहब से हम पूछते हैं कि ये ख़त लिखने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, कब लिखने जा रहे हैं? कमीशन ये लोग तश्कील देने जा रहे हैं, कब तक की कार्रवाई मुकम्मल होगी? लेकिन KPK की हद तक तो ये अली अमीन साहब शायद आपका मुतालबा पूरा कर दें। जो दीगर सूबे हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, वहाँ भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वहाँ पर फिर उन सूबों की हुकूमत से आपकी डिमांड है, पार्टी से ज़ाहिर दोनों ही सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि वहाँ पर भी ये इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए? शर्मिला फारूकी साहब में ज्वाइन कर चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। जी कामरान साहब, पीपल्स पार्टी जो है ना वो उसमें लैतुलाल तो करेगी इसमें, क्योंकि 2 सूबों में और स्पेशली में जो है ना वो बहुत बड़ा मैंडेट जो है हमारा चोरी हुआ है और ऐसे लोग भी लाए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 13वें नंबर पे थे, जो 7वें नंबर पे थे, जिनका जो है ना वो दूर दूर तक कोई वोट बैंक का नामो निशान नहीं। हम वहाँ पे रहते हैं, हमको पता है कि कौन कितने पानी में। बहरहाल वो पानी फिर उसको कहाँ से आया, किसने दिया, किस चीज के अगेंस्ट दिया, वो सारा कुछ जो है ना वो हमको भी पता है और सूबे में रहने वालों को भी पता है और बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है। तो कामरान साहब ये 13वां नंबर या 7वां नंबर, ये आप सिर्फ ये एक ज़बानी दावा कर रहे हैं या वाकई ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे हल्के हैं जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन और प्रूफ भी मौजूद है कि जहाँ 13वें नंबर वाले को इंतखाबात जितवा दिए गए? जा सकते हैं प्रॉपर कोयटा में हुए हैं ये हरकतें तो कोयटा में हुई हैं, इंटीरियर में नहीं हुई है। इंटीरियर में तो इससे भी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल होगी बलूचिस्तान के। ये कोयटा शहर की जो है ना ये मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। कोयटा में ऐसा हुआ वो किसी के 51 वोट थे तो एक तरफ 14 लगा दिया, 1451 बना दिए।
एक के 25 वोट थे, 25 को जो है उस दूसरी तरफ 17 लगा दिया, 1725 बना दिए। तो ये फॉर्म 45 में, फॉर्म 47 में ये हाथ की सिपाही जो है वो ज्यादा है। अच्छा। और अभी तक जो है ना वो कोयटा ट्रेजरी में जो है ना अभी तक जो है ना रात को लोग जो है ना फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और वो रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं रातों रात। पता नहीं कितना उनसे दुरुस्त हुआ है, कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो तैमूर सलीम साहब, ये जो इस वक्त ज़बानी ऑफ़र कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये इस ऑफ़र की फिर कितनी अहमियत है? ये आगे अमली तौर पर भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? वो ख़त जिसकी बात कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या वो लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब को पेशावर हाई कोर्ट के? कोई कमीशन वगैरह आप लोग बनाने जा रहे हैं इस सिलसिले में? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कामरान साहब और JUIF लिखेगा, इनके इंटरेस्ट में अगर है, हमारे इंटरेस्ट में भी है, और इससे ज्यादा मुल्क के इंटरेस्ट में। देखिए, मैं तो खुद बल्कि मेरे हल्के पे मजे की बात यह है, PK पेशावर पे, इसको मौलाना फजल रहमान ने हाईलाइट किया। एक अफगानी नेशनल को 1600 वोट के साथ जिताया गया। इसको एमएल वली खान ने हाईलाइट किया, जो कैंडिडेट मेरे खिलाफ खड़ा था उसने हाईलाइट किया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। मेरे ख्याल में मुश्किल है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट हो जिसको आप खोलें और उसमें PTI का वोट ज्यादा ना हो। अच्छा तैमूर साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं इस दरमियान नज़र मैं शर्मिला फारूकी साहबा का भी टेक ले लेता हूँ, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर नाज़रीन तक पहुँच सके। तो शर्मिला साहबा, सिर्फ KPK का इशू नहीं है इस वक्त JUI का, वो सिंध की भी बात कर रहे हैं, और अभी कामरान साहब कोयटा की और बलूचिस्तान के तो कई हल्के बता रहे हैं जहाँ पर आपकी जमात के 7वें नंबर वाले को, 13वें नंबर वाले को जितवा दिया गया इलेक्शन, और फिर इनकी वो सीट्स इनसे छीन ली गई हैं। तो अब वहां पर आप लोग भी ये हल्के खोलने को तैयार हैं जिस तरह की ऑफर अली अमीन गंडापुर साहब ने की है इनको? अच्छा, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि शर्मिला साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक जा सके। तो अब कामरान साहब, ये जो तो इसमें तरीक़ाकार होगा वो क्या होगा? ये ख़त पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, या अली अमीन गंडापुर साहब के पास भी इख्तियार है कि वो भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख सकते हैं और किसी जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त कर सकते हैं उनसे? इख्तियार तो उन्हीं का है। अब वो हर दफा जो है वो हमें कहते हैं कि जी आप बताइए, आप बात तो उनको इस जुबानी बात कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड पे आ जाएगी, और रिकॉर्ड पे जो है ना वो बात होगी कि कहाँ पे जो है ना हल्के हम वो हम मीडिया को भी। मेरा ख्याल है कि मैं ये खत जो है वो सूबाई जमात के मशवरे से लिख दूं और उसके बाद मीडिया को भी जारी कर दूं कि ये हल्के हैं, हमारा यहाँ पे एतराज है, और अगर अली अमीन साहब बतौर वजीर आला ये चाहते हैं कि हल्के जो है वो खुल जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या ये कहते हैं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ये मैंडेट है, धांधली नहीं हुई है, तो कम से कम जो है ना वो खत लिखते हैं और उसकी काफी जो है कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दें, देख लेते हैं कि फिर सूबे में क्या होता है, फिर उसके बाद बाकी सूबे कम से कम उससे जो है ना वो कोई सबक सीखेंगे। और कामरान साहब, ये अंदाजन कितनी सीट्स होंगी जो आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कितने हलकों पर हैं? और उन हलकों पर अभी आप लोग ट्रिब्यूनल्स में भी तो गए हुए होंगे, इलेक्शन कमीशन में भी तो आपने उनको चैलेंज कर रखा होगा। इलेक्शन कमीशन में जो है वो चैलेंज किया था, इलेक्शन कमीशन में 60 दिन पूरे हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जो है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में इख्तियार जो है इलेक्शन एक्ट के 60 डेज के लिए रहता है। गो के स्टिल जो है ना वो बाज केसेस को जो है ना वो रख के बैठे हुए हैं, मगर वो इख्तियार जो सेक्शन 9 के तहत है, वो 9 के तहत वाला इख्तियार जो है खत्म हो चुका है वो मेरे ख्याल में। और उसके बाद रह गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कुछ दोस्त गए और कुछ दोस्त इसलिए नहीं जाते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो 5 साल के भी बाद में आता है। कासिम सूरी साहब वाली मिसाल लीजिए, कासिम सूरी वाला केस जो है 2 लगा हुआ है शायद, इलेक्शन वो असम्बली खत्म हो चुकी है और वो मामला जो है 2 मई को और उसमें स्टे ऑपरेट कर रहा है। तो जब इस तरह के मामला होंगे तो फिर लोग नहीं जाते, तो इसके लिए बेहतर तरीकाकार वो नासिर मुल्क साहब वाला कमीशन है जो PTI के मुताबिक बना था और जिसने जो ऑडिट किया। ठीक है, चलें, इसलिए आप लोग जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये KPK में तो ऐसा लगता है कि ये आगे ये होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफर करी है JUI को कि हम तैयार हैं हल्के खोलने के लिए। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस मसले पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये, मुझे तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही समझ नहीं आ रही बिटवीन सुन्नी इत्तेहाद एंड मौलाना फजल रहमान। मैं वो बातें, वो जुमले, वो मिमिक्स दोहराना नहीं चाहती जो ये मौलाना साहब पे बनाते थे। आज मौलाना साहब इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो ये किस किस्म की एक अनफोर्सीन सा एक अलायंस है। टू ईच हिज ओन।
अपनी अपनी कन्वीनियंस की बात है। लेकिन बात ये है कि जहां से ये जीत गए वहां धांधली नहीं है, जहां से ये हारे हैं वहां धांधली है। इस तरह नहीं होता। और इनके पास फॉरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये फॉरम होता है जब इलेक्शंस खत्म हो जाएं और अगर आपको कोई दाद रसाई करनी है, कोई शिकायत है, तो फिर ये फॉरम्स हैं। इसमें मेरा लेना या मेरी ख्वाहिश से कोई हल्का खुलना या मेरी ख्वाहिश पे कहीं दोबारा गिनती होना या मेरी ख्वाहिश के ऊपर कुछ कर देना, ये आपकी मेरी ख्वाहिश पे नहीं होगा, ना इनकी ख्वाहिश पे होगा। इनको वो लीगल रिकॉर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आइन में और इलेक्शन एक्ट में दर्ज है। इनके पास बहुत सारे फॉरम्स हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया। उन फॉरम्स पे जाएं, एविडेंस रखें और अपने मुकदमे लड़ें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आप मुझसे सवाल पूछना कि जी आप सिंध और पंजाब में करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई मैं करने वाली नहीं हूँ। नहीं, एज पार्टी एज गवर्नमेंट वो आपसे जाहिर है सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या ऐसी कोई सोच रखती है? क्योंकि ये इलेक्शन के बाद आप लोगों को भी एतराज़ात थे मैंडेट पर, वो कराची का मैंडेट हो या वो लाहौर में कुछ हल्के हों। भाई आपका सवाल ही बिल्कुल गलत है जी। देखिए मेरी बात सुने, आपका सवाल ही गलत है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये सोच रखती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का इलेक्शन के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई लेना देना नहीं है। हम ये सोच रखें ना रखें कि तो सवाल ही नहीं है ना। नहीं, वो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं ना। कामरान साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आला किसी भी सूबे का, उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो खत लिखे सूबे के चीफ जस्टिस को। बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुने। नहीं, इख्तियार की बात नहीं है। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कई हलकों के ऊपर, वहां पर हम गए हैं एविडेंस लेके, हम अपना मुकदमा उन फॉरम्स पे लड़े। अब मैं ये कहूँ कि नहीं जी पंजाब हुकूमत खत लिखे या KPK की हुकूमत खत लिखे, ये तो बात ही नहीं बनती ना। वो हुकूमतें खत क्यों लिखेंगी? जो हुकूमतें बन गई उनका लेना देना इससे नहीं है। मेरा मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है, मेरा मुकदमा हाई कोर्ट में है, मैं वहां एविडेंस रखूंगी, वहां अपना मुकदमा लड़ूंगी। जिस कैंडिडेट के खिलाफ मेरा मुकदमा है वो आगे आके लड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है। ये इन 3 लोगों के है, इसमें हुकूमतें कहां से आ गई जी? जी कामरान साहब, इसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना है ही नहीं। शर्मिला फारूकी साहबा कह रही है कि हुकूमतों से आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? ये तो जो मुतल्लिका फोरम जो उन्होंने बताए, ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर ये लोग गए हैं, आप लोग भी फिर वहीं जाएं। फिर आप लोग अली अमीन गंडापुर साहब से डिमांड कर रहे हैं, आप सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी ये डिमांड क्या गलत है? 2-3 बात का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि पहले वो एक दूसरे के खिलाफ कौन सी जुबान इस्तेमाल करते थे, तो वैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना वो आपस में कौन सी जुबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, ये भी मेरी बहन को जो है ना वो इल्म होगा या याद होगा। तो वो चले बातें परवाह नहीं होता रहे। वो ज्यादा पुरानी बात है भी, इलेक्शन कैंपेन में वो सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सबके सामने हैं, सबके जहनों में बहुत ताज़ा ही हैं। वो अपनी बात भूल जाते हैं, दूसरे की बात याद रखी जाती है, तो इसीलिए जो है फिर मामला जो है जो फायदे की अब ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं हुआ करता, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं हुआ करता। दो तरह के होते हैं, या तो कानून के तहत इख्तियार होता है या प्रेसिडेंट्स की। मैंने प्रेसिडेंट की बात की है, नासरुल मुल्क वाला जो कमीशन था वो सब ने मिलजुल के कंसेंट किया था ना जी। सुप्रीम कोर्ट का जज थे ना, वो उन्होंने उसको ऑडिट भी किया था। भले वो जो है ना वो मामला फिर PTI के अगेंस्ट आया था, उनके अगेंस्ट उसकी फाइंडिंग आई थी, मगर एक कमीशन बना था ना। तो जब कमीशन बना था तो वो उसी तरह के कमीशन की हम मुतालबा कर रहे हैं। 2 तरह की सीटें होती हैं, सीट एक तो उस शख्स की होती है और दूसरी उस पार्टी की होती है। तो शख्स और पार्टी दोनों जो है ना वो मिल के जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं करवाना, अगर आपने वो कासिम सूरी वाला केस वो करना है कि 2018 के इलेक्शन की जो पिटीशन है वो 2 मई 2024 को फिक्स है, और उसका फाइंडिंग अगर वो कासिम सूरी के अगेंस्ट आ जाए तो फिर क्या उसका बेनिफिट क्या होगा? अगर इसी तरह के मामला करने हैं कि हमको आराम से हुकूमत करने दीजिए और आप मुकदमे में चले जाइए, मुकदमे के पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहिए, और हमने जो मिलाया था और वो हाथ हमारा जो है ना उसके साथ कायम है, और जब तक कायम है दायम है आपको हमको तो कुछ नहीं हो सकता। आप मुकदमा करिए, आप अदालत में आते रहिए जाते रहिए, तो फिर मामला हल नहीं होगा। फिर यही है ना, फिर उसके बाद एहतजाज होगा। अगर आप मामले को सेटल करना चाहते हैं, आप हमारी बात को गलत साबित करना चाहते हैं, तो आइए एक कदम आगे बढ़िए। अगर आप सियासी कुव्वत हैं तो आप एक कदम नहीं 2 कदम आगे बढ़िए। आप कहिए कि दीजिए हल्कों, हम एज CM इसमें अपना एक कमीशन बनवा रहे हैं और हम वफाक तक
ठीक है, और जब ज़ाहिर आप लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज होगा, तो फिर उससे हुकूमत कितनी गैर मुस्तहकम हो सकती है, चूँकि जितने नंबर्स हैं हुकूमत के सामने नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ये जो एहतजाज है इस वक्त अपोजिशन जमातों के लिए, ये हुकूमत के लिए आगे चलकर कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत अपोजिशन जमातों को इस वक्त इंगेज रखना चाहती है एक सियासी इस्तेहकाम के लिए, एक सियासी गैर यकीनी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अहम मामलात हैं मुल्क के, जो मुश्किल फ़ैसले करने हैं, उसके लिए अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो। लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें अब सड़कों पर आ रही हैं, इलेक्शन के नताइज पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब हुकूमत इस सिलसिले में, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या फिर वो मरकज़ की हुकूमत हो, क्या रोल अपना प्ले कर सकती है इस तलखी और इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ हैं। तो शर्मिला साहिबा, ये अब ज़ाहिर है कामरान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये सूबाई हुकूमतें नहीं अपना अपना रोल इस इलेक्शन के नतीजे को बेहतर करने में या ये जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको ख़त्म करने में आप लोग नहीं अपना रोल प्ले करेंगे, तो फिर मजबूरन इनको एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। और ये हुकूमत अभी 2.5 से 3 माह इसने बमुश्किल मुकम्मल किए हैं, तो इतनी अर्ली अगर अपोजिशन सड़कों पर आ जाएगी, हुकूमत के नंबर्स वैसे ही पूरे नहीं थे, आप लोगों के सपोर्ट से तो ये हुकूमत बन पाई है, तो ये एक इस्तेहकाम के साथ ये हुकूमत चल सकेगी, मुश्किल फैसले ये हुकूमत ले सकेगी जब अपोजिशन सड़कों पर होगी? देखिए जी, पहला तो अगेन मैं आपका सवाल उसकी करेक्शन करती चलूँ। आप कह रहे हैं कि हुकूमतें अगर इलेक्शन में जो इश्यूज आए हैं उसमें अगर अपना किरदार नहीं अदा करेंगी, हुकूमतों का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। आप भी समझते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब तो शायद वकील भी हैं। अभी उन्होंने तो लीगली उस चीज को पूरी क्लैरिटी आपको दी है ना कि वो अली अमीन गंडापुर साहब खुद खत लिख रहे हैं सूबे के चीफ जस्टिस को, वो एक जुडिशल कमीशन बनवा रहे हैं। तो एक जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए एक सूबे के वजीर आला को ये खत लिखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो इस्लामाबाद पे कब्जा करने भी आ रहे हैं, और अगर वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं तो वो उनका अख्तियार होगा, वो करना चाहेंगे। लेकिन अदरवाइज उनका इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही बात है कि अदालतों में जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, आप ये कहें कि जी वो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आपस में निपटा लें, वो फैसले कर दें। जो जिस इदारे का काम है वो वही करेगा। अगर आप हटके उससे कोई काम करना चाहते हैं तो फिर ये आपका प्रोरोगेटिव है, आप उसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी हुकूमत ने इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया। मुझे एक बात बताइए, 2018 के इलेक्शन में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम सब ने कहा कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है। क्या इमरान खान की हुकूमत ने कोई जुडिशल कमीशन बना दिया 2018 के इलेक्शन पे? हमने सब ने कहा कि ये सिलेक्शन हुई है, ठीक है। नून लीग ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, हमने कहा कि जी इसके ऊपर आप इंक्वायरी कराएं, फला कराएं। पूरे 3.5 साल जब ये हुकूमत में थे, क्या केपीके के किसी इनके वजीर आला परवेज खटक ने जुडिशल कमीशन बनाया जब, या इमरान खान ने वफाकी हुकूमत में जुडिशल कमीशन बनाया? बिल्कुल सही शर्मिला, नहीं बनाया शर्मिला साहबा, लेकिन फिर ताल्लुक नहीं था। इसी वजह से आप लोग मुत्तहिद हुए, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने आप लोगों को पीडीएम बनाने पर मजबूर किया, और फिर उसी पीडीएम ने उनकी हुकूमत अदम एतमाद की बिना पर फारिग की ना, तो वहीं से बुनियाद पड़ी थी। जुडिशल कमीशन उन्होंने नहीं बनाया, अगर वो बना देते तो शायद मामला बहुत पहले ही रिजॉल्व हो चुका होता। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जुडिशल कमीशन को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। ये प्रोरोगेटिव ये तरीक़ेकार ही नहीं है। जुडिशल कमीशन बन के क्या फैसले करता? जो इस वक्त ट्रिब्यूनल्स में मामला पड़े हुए हैं लोगों के जिन्होंने फाइल किए हुए हैं, वो जुडिशल कमीशन कैसे डिसाइड करेगा? वो कैसे फैसला करेगा? ये तरीक़ेकार ही नहीं है। हाँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे ट्रिब्यूनल से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मुझे अदलिया से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि मेरे मुकदमे वहां पर हैं, तो मेरा मामला उनके साथ है। अब पार्लियामान के अंदर ये एहतजाज करते हैं कि बुशरा बीबी को रहा करो, तो स्पीकर ने तो रहा नहीं करना ना, स्पीकर ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। इनको तो अपना मुकदमा अदालतों में लड़ना पड़ेगा। ये कामरान मुर्तज़ा साहब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं। इसमें मुझे समझाने या पढ़ाने की किसी को जरूरत है नहीं। लेकिन बात ये है, एहतजाज आप बिल्कुल रिकॉर्ड कराएं, धरने करें, फला करें। हमने भी लॉन्ग मार्च की। और जहां तक इमरान खान की हुकूमत का ताल्लुक है, एक बिल्कुल आईनी तरीके से जो पार्लियामान में होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान खान जो है उसको डिफेंड नहीं कर पाए, उनकी हुकूमत में से जो उनके इत्तेहादी थे उनको छोड़ के चले गए, उनकी हुकूमत गिर गई, इन हाउस चेंज आया, दूसरा वजीर आजम आ गया। ये तरीक़ेकार है। आइन और कानून के अंदर तरीक़ेकार हर चीज का दर्ज है, उससे हटके तो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, जुडिशल कमीशन अगर ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर बना दें, वो बिल्कुल हम भी ये कहते हैं कि बनाने चाहिए।
अच्छा। क्योंकि सजा जजा का तयन होना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको छोड़ दें, और जिसके ऊपर एविडेंस है उसको सजा दें। ये चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे तय है। लेकिन जहां तक एतमाद का ताल्लुक है, वो एतमाद तो इनको अपने आप पे भी नहीं है, तो हम पे या किसी और पे क्या आएगा। तो ये अब इनको फिर एंगेज आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिशन भी इस वक्त ये मुत्तहिद तो है नहीं, ये अलग अलग ऑपोजिशन जमाते हैं। JUI अलग लेवल पर एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अलग डिमांड्स हैं, वो कहते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर तैयार ही नहीं है, तो अब हुकूमत फिर अपना क्या रोल इस सिलसिले में प्ले कर सकती है? इनको रोकने की कोशिश करेंगे, सड़कों पर आने से पहले एंगेज करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, हुकूमत मुझे नहीं पता करेगी कि नहीं करेगी, तो हुकूमत के लोगों से पूछे। मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। आपको किसी PMLN के नुमाइंदे से पूछना चाहिए। और मजे की बात लेकिन मुझे ये जरूर लगती है कि आइन के अंदर कहाँ दर्ज है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें इलेक्शन जीतने या हारने के लिए। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? ये अफसोसनाक बात है कि आप सियासी जमातों से बात करना चाहते नहीं हैं, पार्लियामान के अंदर आप रहना चाहते नहीं, आते हैं हल्लड़बाजी करने के लिए, लेकिन बात आप इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है इनके अंदर? ये अब तैमूर साहब बड़ी से आइन और कानून पूछेंगे कि हाँ, ये लेकिन क्यों इनकी जमात क्यों एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। कामरान साहब आप ये बताइएगा कि अब ये आप लोग तो कल से एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? आपका भी एतमाद नहीं है मुज़ाकरात की हद तक इस हुकूमत पर? पुराने आपके साथी हैं, PDM में आप तमाम लोग एक साथ काम कर चुके हैं, आपको भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना है या मुज़ाकरात आपको किसी से भी नहीं करने हैं? इसमें हम तहरीक शुरू कर चुके हैं और ये 20 अप्रैल से पेशीन से ये हमारा जलसा है। इस पे 2 तारीख को कराची में हम मुज़ाकरात करेंगे, तो सियासी कुव्वतों के साथ करेंगे। हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट आपको दस्तूर के अगेंस्ट इस हद तक जो है ना खुली छुट्टी दे देंगे तो वो मजीद जो है ना वो सर पे सवार होती जाएगी। आपको एस्टेब्लिशमेंट से अल्टीमेटली जान छुड़ानी है अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है। अगर आपने फिर के साथ एस्टेब्लिशमेंट का यकीनन अपना एक किरदार है, मगर वो किरदार है जो उसका दस्तूर के अंदर है, जो कानून के अंदर है। इसके बाद जो है उसका किरदार खत्म हो जाता है। अगर वो सियासी मामलात में अगर वो इस तरह से मुज़ाकरात पे बैठ गए या आपने बिठा लिया, तो फिर उनकी अपनी सलाहियतों में फर्क आएगा, जैसे कि आ चुका है। वो जो काम उनके करने का है वो उनसे रह जाएगा और रह गया है, और जो नहीं करने का वो कर रहे हैं, और उसका नतीजा जो है वो मुल्क के लिए खतरनाक। तो बहुत अच्छी बात है कामरान साहब कि आप सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मुराद आपकी यही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर जमातें जिनकी सपोर्ट से या जिनकी शमूलियत से ये हुकूमत बनी है, तो ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पा रहे मुज़ाकरात? क्या इन जमातों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम आप लोगों को नहीं आया कि आए बैठें, आपके इशूज़ क्या हैं, आप हमारे सामने रखें, हम इसको डायलॉग के जरिए हल करते हैं? वो बात वो फिर मेरी बहन वाली शुरू हो जाती है ना कि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इनको शायद याद नहीं है, नासिरुल मुल्क साहब वाला कमीशन याद नहीं है। 2013 के बाद शायद ये सब ने मिलजुल के इसके ऊपर एग्री किया था, और उस एग्रीमेंट के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नासिरुल मुल्क साहब को नॉमिनेट किया था। उस कमीशन ने बाकायदा इंक्वायर किया था, कई महीने कार्रवाई चली थी। शायद इनको याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो गूगल कर ले नासिरुल मुल्क कमीशन वाली बात, तो इनको शायद सब कुछ सामने आ जाएगा। हमने कोई ऐसी बात जो है वो कानून से बाहर की नहीं की है, हमने कोई इसमें किताब से बाहर नहीं जा रहे, हम किताब के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो जी शर्मिला फारूकी साहब, ये नासिरुल मुल्क साहब वाला कमीशन जो जिसका हवाला दे रहे हैं 2013 का कामरान मुर्तज़ा साहब, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी उसमें रजामंदी होगी जब वो बना था, तो वो एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है। ठीक है, कमीशन बन गया, फिर उसका रिजल्ट क्या आया? हमारे खिलाफ आ जाए बीबी, कोई हमें इस बात की परवाह नहीं है, मगर एक बात इंक्वायर तो हो जाए ना, हमारे इल्जाम चले गलत साबित हो जाए। PTI का इल्जाम गलत साबित हो गया, मगर वो जो कमीशन बना था उसका रिजल्ट क्या आया था? उस रिजल्ट में उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली, तो बात खत्म हो गई। PTI ने भी एक्सेप्ट कर लिया था उसको। जी शर्मिला साहब, तो आप भी एक ऐसा कमीशन बना दें जो कि इनके खिलाफ फैसला आ जाए। गंडापुर एक कमीशन बनाएंगे और कहेंगे कि बाकी जमातों का जो इसके अंदर जो तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गलत हैं, उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए बना रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि जो फोरम है जहां आप लड़ना चाहते हैं अपने मुकदमात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जो आप कहते हैं कि जी हमारी 80 सीटें चोरी हो गई, तो वो तो आपने ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट्स में लड़ना है। कमीशन आपके हक में या आपके खिलाफ फैसला तो नहीं देगा ना, ये तो नहीं होगा वो 80 सीटें आपको दे देगा।
या किसी और से लेके अच्छा, आपको दे 80 देगा तो या आपसे एप्लीकेशंस लेके भी किसी शर्मिला और को साहब, दे दिलचस्प देगा। बात है कि इन्होंने आपको ज़बानी जो कलामी रिजल्ट तो ये चाहिए दावे हैं था, 80 आपको तो सीटों के, आपके लेकिन आप 80 क्लेम करते पिटीशंस हैं ही कि उन्होंने नहीं, दायर आपको किए हैं। पोस्ट नहीं चाहिए। पिटीशंस की जो आज तादाद है वो 4 मुल्क गुना में कम है। मुल्क में जितने भी कमीशंस बने हैं उन कमीशन का क्या फायदा हुआ है? मुझे आप ये बता दीजिए कि आज तक इस मुल्क में जितने भी कमीशंस बने हैं उस कमीशन का क्या फायदा हुआ? फैजाबाद धरने पे कमीशन बना, उस कमीशन का क्या रिजल्ट निकला? सही। अगर आपने हर चीज को कार्पेट के अंदर डालना है और आपने रफा दफा करना है, कमीशन बना दें। मुझे बताइए ना, फैजाबाद धरने पे जो कमीशन बना उसका क्या खातर का रिजल्ट आया? जी कामरान, कौम या मुल्क को क्या फायदा पहुंचा या क्या कुछ पता चला आपको? मुझे अर्ज करने दीजिए। फैजाबाद धरने का नतीजा ये निकला कि उस शख्स का नाम आया या उस ओहदे का नाम आया जिसके ऊपर जो ना किसी की उंगलियां जो ना कभी आज तक नहीं उठती थी और सबके पर जलते थे। कम से कम उसका नाम आया, उसकी कंटिन्यूएशन में आज भी, उसके बाद हमने उसको नाकाम बनाने में पूरा किरदार अदा किया। उसके बाद वो जजमेंट जो है ना उसके ऊपर मिट्टी डाल के, खूब एक मन मिट्टी डाल के जो है हमने उस जजमेंट को दबा दिया। सही है। और जब फिर उस जजमेंट दबाए रखा, फिर उसके बाद जो है ना 2 वजीर आजम, शाहिद खाकान, सुन लीजिए अब ये तल्ख बातें, शाहिद खाकान और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस पर मिट्टी डालने के ऊपर मजीद जो है ना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि नहीं सारा कसूर तो हमारा था। तो हम सब ने मिट्टी डाली, 80 लोगों ने मिट्टी डाली। कम से कम उस कमीशन की तरफ से उस जजमेंट में जो है वो उस एक चीज तो आ गई ना, एक ओहदे को पॉइंट आउट कर दिया गया कि ये शख्स था, ये ओहदेदार था एस्टेब्लिशमेंट का जो इस धरने के पीछे था। क्या ये बहुत बड़ी बात? ठीक है, चलिए। अच्छा, साहब दूसरी डिटेल से ही आपका पॉइंट आ गया। हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं तो मुख्तसर जरा जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर तैमूर साहब से मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। दूसरी बात, नासिर मुल्क साहब वाला जब कमीशन बना तो नासिर मुल्क वाला कमीशन जिनकी डिमांड पे बना था, फाइंडिंग उसके अगेंस्ट आ गई। अब जब फाइंडिंग उसके अगेंस्ट आ गई तो उसके बाद तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो उसके बाद क्या करते वो? बिल्कुल सही। तो अब ये शर्मिला फारूकी साहब जो बड़े अहम दौरे हैं, अभी मोहम्मद बिन सलमान को भी जो सऊदी वली अहद हैं वो पाकिस्तान आएंगे, तो अगर ऐसे मौके पर ज़ाहिर कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि अपोजिशन सड़कों पर हो। अब आप क्योंकि एक सपोर्टिव जमात है हुकूमत की, आपकी तजवीज़, आप लोगों का मशवरा क्या होगा हुकूमत को कि किस तरह से इस वक्त ये अपोजिशन को इंगेज करना है या इनको डील करना है? देखिए जी, अहम फैसले तो होने हैं और वो अहम फैसले होने हैं अवाम की मफाद के अंदर। अगर उसमें सुन्नी इत्तेहाद अपना हिस्सा नहीं डालेगी तो कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। इनको असम्बलियों में इसलिए नहीं भेजा आवाम ने कि वो यहाँ पर आके हल्लड़बाजी करें, गालम गलोच करें और हाउस का माहौल ख़राब करें। लोगों के मसाइल हैं। अगर आपने और इन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच सुनी होती जॉइंट सेशन से, तो उसमें बड़े अहम नुकात थे। प्रेसिडेंट साहब ने बात बड़ी बावर कराई कि वक्त बहुत कम है हम सब के पास। ये मौका है कि हम अपनी पोलराइजेशन को छोड़ के, अपनी ज़ाती मफाद को छोड़ के, इख्तलाफात को छोड़ के पब्लिक नीड्स को तरजीह दें। और पब्लिक नीड्स इस वक्त इतनी अरूज पे हैं कि आवाम पिस रही है। किसान सड़क पे बैठा है, गंदम समेत सड़क पे बैठा है, उनकी गंदम नहीं बिक रही है। फूड इनसिक्योरिटी की तरफ आप जा रहे हैं। खवातीन के मसाइल हैं, मजदूर के मसाइल हैं, किसान के मसाइल हैं, आपके पास क्लाइमेट चेंज के इश्यूज इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, कहाँ आपने काम नहीं करना। ये एक तारीख ने एक अच्छा मौका दिया है कि कुछ अच्छे काम कर जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, कामरान मुर्तज़ा साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक के बाद एक तहरीक इस हुकूमत के खिलाफ शुरू होती जा रही है। अब किसान भी कल से सड़कों पर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था उन्होंने एहतजाज किया था, गिरफ्तारियाँ हुई थी। अब जो उनके मुतालबात हैं वो हुकूमत मानने में कितनी संजीदा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत की फ़ैसला साजी की कमज़ोरी ने इस वक्त किसानों को शदीद मुश्किल से दो चार कर दिया है। अब गंदम किसान बहुत कम कीमत पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं, चूँकि हुकूमती सतह पर अभी तक गंदम की ख़रीदारी का फ़ैसला नहीं हुआ। ये जो कि हफ़्तों पहले इसकी ख़रीदारी शुरू होनी थी, अभी तक हुकूमत ने इस सिलसिले को शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से 3900 रुपये फ़ी मन जो कि सरकारी रेट था, अब उससे कम इस वक्त किसान मजबूर हैं कि इस गंदम को ख़रीदा जाए, इस पर बेचा जाए। बहुत एहतजाज भी इस पर किए गए और पिछले एहतजाज में हमने गिरफ्तारियां भी किसानों की देखी थी। और एक बार फिर अब मुल्क भर के किसान
कल से अगले रोज़ से ये एहतजाज अपना शुरू करने जा रहे हैं, इनके अब मुतालबात हैं क्या, हुकूमत क्यों अभी तक इस मामले में सुस्त रवि का शिकार रही है और क्यों कोई फौरी तौर पर फैसले नहीं किए जा रहे, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। खालिद खोखर साहब सदर किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हुकूमती सतह पर अभी तक ये मसला क्यों नहीं हल किया जा रहा, ये फैसला क्यों नहीं हो रहा कि हुकूमत को गंदम की खरीदारी में थोड़ी तेज़ी दिखानी चाहिए, जल्द अज जल्द किसानों के इस मसले को हल करना चाहिए? जी, पहली बात तो यह है जी, बहुत शुक्रिया जी, हुकूमत ने फैसला कर लिया जी, कल उन्होंने फैसला कर लिया कैबिनेट में, पंजाब हुकूमत ने, कि हमने गंदम नहीं खरीदनी। अच्छा। जो वजीर खुराक है जनाब बिलाल यासीन साहब, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके कहा है जी कि नमी बहुत है, हम इसलिए नहीं खरीद कर सकते, ये नमी 20% है, 10% पे होगी तो हम खरीदेंगे। अब वो उन्हें चाहिए वो कम अज कम हम काश्तकारों को बेवकूफ ना बनाए, सच बोलना चाहिए, कोई भी हो, सीधी कहे कि हमने नहीं खरीदी। इस तरह गलत बयानी करने का मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा कि मुझे इस बात पे अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। इसी पंजाब में पास्को परचेज कर रही है जो वफाकी इदारा है। खालिद साहब, ये आपने उनकी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ किया है कि वो खरीदना नहीं चाहते, या ये वाकई काबीना में ऑफिशियली फैसला हुआ है और इसकी कोई प्रेस रिलीज वगैरह भी कोई आई है ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया? काबीना में बिल्कुल कल फैसला हो चुका है कि हमने नहीं खरीदनी। अच्छा। बस लॉलीपॉप दिया गया है कि जी छोटे काश्तकारों को हम कैश के जरिए हम उनको कंपनसेट करेंगे, ऐसे इस तरह कंपनसेशन नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। मैं आपको थोड़ी रीजन बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दी है इंक्वायरी के लिए, प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, DGSIFC को, सबको मैंने दी है। हुआ ये कि पहली दफा हुआ है कि दुनिया में पाकिस्तान से गंदम का रेट बहुत कम हो गया, ये पहली दफा, वरना हमारा हमेशा रेट कम होता था और बाहर हमसे डबल रेट होता था, इसीलिए हमारी गंदम स्मगल होती थी हमेशा। माफिया उस वक्त पैसा कमाता था गंदम स्मगल करके, और इस दफा गंदम इंपोर्ट करके उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन उनके इंपोर्ट करने में जो उनके दस्तराज थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, वो मिनिस्ट्री थी नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में यह हुआ कि एक समरी मूव की गई कि इनको गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। जब उसको इजाजत दी जा रही थी, उसको ओपन किया गया कि जितनी मर्जी वो इंपोर्ट कर लें, कैप नहीं किया गया। दुनिया में कभी नहीं होता, ना पाकिस्तान में आज तक हुआ है कि आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हो, उसकी आप एक हद मुकर्रर न करें कि कितनी बार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सही। पहली बदनीति ये थी। दूसरी बदनीति ये थी कि उसकी इंपोर्ट की डेट दी गई कि 31 मार्च तक इंपोर्ट हो सकती है, जबकि फरवरी में अपनी गंदम आ जाती है सिंध की, और मार्च में मुकम्मल तौर पर सिंध की गंदम आ जाती है। तो खालिद साहब, इस पर तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई है ना, जो अब पूरी तहकीकात करेगी इस वाकये की। सर वो एप्लीकेशन मैंने दी है इंक्वायरी के लिए। तीसरी ये थी जो सबसे बड़ी एक बदनीति शो हो रही है, जिसमें से 1 अप्रैल 2024 के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो उनके पास पिछले साल के ज़खायर मौजूद हैं, वो तकरीबन 43 लाख टन के मौजूद हैं। यानी इससे मुराद है कि उन्हें जो बाहर से इंपोर्ट की 37,85,000 ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। यानी कि हद ये है कि आज भी एक जहाज लंगर अंदाज हुआ है, और सुबह जब शोर मचा है तो उसके बाद उसकी अनलोडिंग रोकी गई है, वरना वो अनलोड हो रहा था आज भी। अच्छा। आज सर 1 मई है सर, आज 2 मई है, आज 1 मई है, सॉरी आज, ठीक है जी। उसके बावजूद यानी कि वो अनलोड हो रहा था। आप अंदाजा कर लें कि यहाँ तक, अच्छा, इसमें अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए गए हैं। अच्छा, तीसरा बदनीति पे जो फैसला एक और हुआ, उस माफिया को अकोमोडेट करने के लिए, मैक्सिमम अकोमोडेट करने के लिए, जो इनके पास अपनी गंदम खुद पड़ी थी, फूड के पास या पास्को के पास, जो काश्तकारों से खरीदी थी हुकूमत ने, उस गंदम का रिलीज रेट था 3900 रुपया के लिए फ्लोर मिलों के लिए। उसका रेट यकदम 4785 किया गया, जो कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतना रेट बढ़ा दें आप रिलीज के लिए, उसका रेट बढ़ा दें। अच्छा। वो बढ़ा दिया गया ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है उसको अकोमोडेट किया जा सके, वो आके सेल हो। ठीक है। उन्होंने 44-45 माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, ये अब इसकी सरपरस्ती कर कौन रहा है? आपने एक एप्लीकेशन दी, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक हरकत की, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने हिदायत की कि इस मसले को फौरन हल किया जाए। सर उस वक्त निगरान हुकूमत थी जी,
उस वक्त के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने सारा किरदार अदा किया। नहीं, अभी आपकी रीसेंट एप्लीकेशन जो है, अभी आपकी जो रीसेंट एप्लीकेशन है उस पर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 रोज पहले ही ऑर्डर्स किए थे ना कि ये इसका कोटा बढ़ा दिया जाए सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का, इसमें फौरन तेजी दिखाई जाए। सर देखें सर, मैं आपको अर्ज करूं जी, जो कोटा बढ़ाया गया वो खुशाइंद बात है कि उन्होंने 4 लाख टन का कोटा बढ़ाया। मेरी अर्ज सुने, पाकिस्तान में 32 मिलियन टन गंदम पैदा होती है इस वक्त। अच्छा, उन्होंने 4 लाख टन बढ़ाया, लेकिन उस पे क्या होगा, उस पे भी बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि फर्ज क्या, मेरा जिला खानेवाल है, खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें फूड डिपार्टमेंट पंजाब परचेज करती है और सिर्फ 1 तहसील है पास्को मियां चनू जिसको पास्को परचेज करती है। अच्छा। अब बाकी तहसीलों को तो एक बैग ना मिला, वो अगर कोटा बढ़ भी गया है तो उससे बाकी जो 3 ज्यादा मेजॉरिटी काश्तकारों को उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, उन्हीं को फायदा होगा जिनके पास ऑलरेडी जो पहले वो कर रहे थे। ठीक है, अब ये कल से आपका एहतजाज शुरू होने जा रहा है खालिद साहब, ये अब इसका क्या लाहेअमल होगा, किन किन शहरों में आप किस किस नौयत का एहतजाज करेंगे? नहीं, कल हमारी मीटिंग है जी, कल मीटिंग में हम फैसला कर रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा, और हुकूमत ये एहतजाज की आप फिर कॉल कल ही देंगे या कल ही सड़कों पर आ जाएंगे? कल नहीं, कल हम फैसला करेंगे हमने एहतजाज किस तरह का करना है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, यानी कल तक का भी टाइम है हुकूमत के पास कि आप लोगों को एंगेज करे, अगर उनके पास कोई ऐसी ऑफर है तो वो दे। आप लोगों की डिमांड है क्या? अंगेज क्या करना, मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर से भी मिला हूँ, मैं PM ऑफिस भी गया हूँ, मैं हर जगह पे मिल के आया हूँ। और इस वक्त तो मरियम नवाज साहिबा ने आपको क्या जवाब दिया फिर जब आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे? तो जी, मुझे उन्होंने कहा था कि हम 3-4 दिनों में रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई यही हुआ कि कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम नहीं परचेज करेंगे। देखिए, मुल्क का बड़ा नुकसान है। मैं आपको काश्त ज़राअत आपकी 3 साल पीछे चली गई। देखे ना, इन लोगों ने एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल कर दिया है। अच्छा। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो भाई साहब, ये काबीना के फैसले के बाद फिर आपने मरियम साहिबा से नहीं रब्ता करने की कोशिश की? सर, मिलना कौन सा आसान होता है जी, हर रोज मैं उठ के जाके मिल तो नहीं सकता, इतने तो मैं पावरफुल नहीं हूं ना कि मैं फोन करूं कि CM साहबा मैं आ रहा हूं। पहले भी बड़ी मुश्किल से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन बहरहाल अब हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। साहब, उनके नजदीक तो ये मसला प्रायोरिटी पर होना चाहिए, ये हजारों लाखों किसानों का मसला है, ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। अगर पाकिस्तान का सर, नहीं सर, किसानों की बात ना करें, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला है। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे चली गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। सर, हमने सबक नहीं सीखा। आपको याद होगा 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई है, 24 खवातीन। ठीक है, बहुत बहुत सर, जब आप थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद खोगर साहब सदर के साथ मौजूद थे और किसानों के जो मसाइल हैं उसको वो सामने रख रहे थे। कल इनकी एक मीटिंग है और कल फिर आगे का लाहे-अमल तय किया जाएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।